नमस्कार जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम हेल्दी अंगस्थान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आप अपनी बीमारी से निदान पा सके और साथ ही आप अपनी बीमारी जो आपके शरीर में पनप रही है उसके लक्षण और उसके उपाय और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके ये जान सके। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर इंसान के शरीर में बढ़ गई या उसके स्टेज जो होते हैं उसको पार कर गई तो इंसान को बचाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आज इस समय में अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में इसका इलाज भी संभव है। ऐसे में किस तरह से कैंसर को पहचाना जा सके, इसके किस तरह से लक्षण और क्या है इसके उपाय, आज हम जानेंगे डॉक्टर प्रदीप जैन से, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एंड जीआई कैंसर इन फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी में। सर, जैसे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कैंसर बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं की अवेयरनेस हो गई है लोगों को और बहुत ज़्यादा लोगों के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी जो पनप रही है। अगर हम देखें तो कैंसर जो है उसके होने के कारण क्या है? देखिए, कैंसर के होने के कई सारे कारण हैं। बेसिकली समझने वाली बात यह है कि कैंसर जो है हमारे जीन्स में म्यूटेशंस होता है जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है अनरेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करती हैं और एक गांठ का या अल्सर का जन्म ले लेती हैं। तो इसके कैंसर्स के कारण जो हैं हमारे कई सारे हैं, जैसे कि हमारा एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे जो जीन्स हैं हमारी प्रीवियस जनरेशन से ट्रैवल करते हैं और हमारे तक पहुँचते हैं और कैंसर का जन्म लेते हैं। दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इंडस्ट्रियल जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो हो सकते हैं, और जो स्ट्रेस है हमारा और एडिक्शंस, ये सारे के सारे हमारे मुख्य कारण हैं जो कि कैंसर्स को जन्म देते हैं। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से अगर कोई इंसान है जो कि अगर कोई मेल और फीमेल या आजकल बच्चों को भी कैंसर एक बीमारी जो है वो हो रही है, और ऐसे में अगर देखें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है जिससे इंसान पहचान सके कि वो इस खतरनाक बीमारी से जो कहीं ना कहीं उसके शरीर में वो पनप रही है? देखिए, इसमें क्या है कि एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। कैंसर के भी सिम्टम्स वही होते हैं जो कि एक कॉमन जो हमारी बीमारी होती हैं उसके जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है इन सिम्टम्स में। तो इसमें अगर कैंसर को हमें जल्दी पकड़ना है तो इसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कोई भी सिम्टम्स आपको लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहे हैं और आपके जो किसी जनरल प्रैक्टिशनर से या फिजिशियन से कोई दवाई ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तब इसके अंदर ज़रूर आपको शक हो जाना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है कि कैंसर भी हो चुका हो, और उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से आप भी एक जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर हम देखें तो ये जीआई कैंसर होने के क्या कारण है और क्या इसका उम्र या फिर मेल फीमेल इस तरह से कोई इसका रिलेशन है? देखिए, जीआई कैंसर्स का पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो जीआई कैंसर्स हमारा होता क्या है। कि जीआई कैंसर्स का मतलब होता है कि जो कैंसर ऐसे एरिया में जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, जैसे कि हमारा फूड पाइप हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास और बिलियरी सिस्टम। तो इसके कारण, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि इसके मुख्य कारण ये हैं, एक तो जेनेटिक जो म्यूटेशंस होते हैं हमारे फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन से आए। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोजर हो किसी इंडस्ट्रियल टॉक्सिन से, या फिर हमारा कोई एडिक्शन होता है जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से भी होता है, और बैड पुअर जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे कि हमारे जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है हमारा, या फिर हमारा कोई जो फैट कंटेंट ज़्यादा है हमारी डाइट के अंदर, तो ये सारे काफ़ी कॉमन कारण हैं। और दूसरे जो लिवर इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी, ये जो होते हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू लिवर कैंसर्स। तो इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कैंसर जन्म लेता है। जी सर। और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है, चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें जो फीमेल में काफ़ी कॉमन है, और ऐसे ही मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर जीआई कैंसर की, और ऐसे में अगर हम इसके दर की बात करें तो कितना है इसका दर और इसका इलाज क्या संभव है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? देखिए, जो कैंसर जीआई कैंसर्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज जीआईटी इज सेम इन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसकी वजह से तो आपका जो कैंसर का रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और इसका जो इलाज संभव है, डेफिनेटली अगर हम अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो इसका काफ़ी अच्छी तरीके से इलाज संभव है और काफ़ी ज़्यादा क्योर रेट है। परंतु जो जीआई कैंसर्स होते हैं वो यूजुअली ये देखा गया है कि थोड़ा लेट पकड़ाई में आते हैं, क्योंकि जो उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमारी कॉमन बीमारियों जैसे ही होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम कहें कि वॉमिटिंग है, एसिडिटी है,
खून लैट्रिन में खून आना है या पीलिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉमन बीमारी में भी मिलती हैं। तो इसके चलते हुए जो पेशेंट है वो काफ़ी दिनों तक इसको इग्नोर करता रहता है और छोटी मोटी दवाइयाँ लेता रहता है और ये सोचता है कि मेरे को आम बीमारी है। तो बाय द टाइम वो डायग्नोज होती हैं तब तक ये इन सिम्टम्स की वजह से बढ़ चुकी होती है, बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जीआई कैंसर्स लेट स्टेज में आते हैं। परंतु अगर वो हमारे को टाइम रहते हुए आ जाएं, अर्ली स्टेज 1, 2 तक 3 तक आ जाएं, तो काफ़ी हद तक क्योरेबल होते हैं और इनकी क्योर रेट काफ़ी हाई होती है। अगर वो इस लायक है कि आप उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में सब चीज़ें करते हैं, तो उनका क्योर रेट काफ़ी हाई है। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से आपने बताया कि कैसे इसकी कीमो थेरेपी की जाती है, या इस तरह से अगर इसके स्टेजेस जो हैं वो बढ़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं आगाह होना जाना चाहिए और हमें इसके अपने डॉक्टर तक इसको दिखाना चाहिए, ना कि खुद ही डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग की बात होती है, तो क्या इस कैंसर में भी स्क्रीनिंग जो है वो कराई जाती है, किस तरह से कराई जाती है? देखिए, ऐसा है कि स्क्रीनिंग किसी भी देश में एक 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि हमारी कंप्रिहेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो जनरल पॉपुलेशन पे लागू करते हैं। कभी कभी है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम का भी यूज़ करते हैं। तो किसी भी जगह पर स्क्रीनिंग तब करी जाती है जनरल पॉपुलेशन के लिए जब उस एरिया में हमारा कैंसर का, उस पर्टिकुलर कैंसर का इंसिडेंस बहुत हाई होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो रूटीन स्क्रीनिंग हमारी की जाती है वो सर्विक्स कैंसर के लिए और हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाती है। लेकिन जीआई कैंसर्स का इंसिडेंस इतना हाई नहीं है कि इसको जनरल पॉपुलेशन के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ में है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या जो हमारा कोरिया है, जापान जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर ज़्यादा है। तो उन कंट्रीज़ में हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। पर हम अपनी कंट्री में इंडिया के अंदर हम इसको एज ए अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी को हमारी आंत की प्रॉब्लम है, चाहे लैट्रिन में खून आना है, चाहे उल्टियाँ हैं, वेट लॉस हो रहा है, एसिडिटी है, तो इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, तो हम जैसे ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास उसको भेजते हैं तो इन पेशेंट्स में वो अपना थ्रेशोल्ड ऑफ डूइंग एंडोस्कोपीज अपना उसका थ्रेशोल्ड नीचे रखते हैं, जिससे कि जल्दी से उनका एंडोस्कोपी की जाए और अगर कोई कैंसर है तो उसको फटाफट पकड़ा जाए। जी सर। और जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है किस तरह से इसकी स्क्रीनिंग कराई जाती है और हमारे भारत देश में अभी किस तरह से हो रही है, लेकिन अगर हम अभी जीआई कैंसर की बात कर रहे हैं और देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि अलग अलग तरह से प्रेजेंट करती हैं हमारी एज फैक्टर के हिसाब से। और अगर हम बात करें जीआई कैंसर की, तो क्या ये अलग प्रेजेंट करता है एक ओल्डर एज के लोगों में या फिर बच्चों में? देखिए, इनका जीआई कैंसर्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारा 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के अंदर प्रेजेंट करता है। हालांकि अभी ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर भी जीआई कैंसर्स, पर्टिकुलरली रेक्टल कैंसर्स हैं जो कि ज़्यादा होने लगे हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ज़्यादा संख्या, ज़्यादा नंबर जो है वो 50 ईयर्स एंड अबाव के अंदर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। और सर जिस तरह से आपने बताया कि 50 एंड अबव जो है उनके अंदर ज़्यादा ये कैंसर जो है पनपता है, लेकिन अगर हम सारे कैंसर्स की बात करें और देखें कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं अब कैंसर की बीमारी से ज़्यादा जूझ रहे हैं, जबकि अगर पहले देखा जाए तो 1-2 लोगों को कैंसर होता था और तभी इतना डर लगता था, क्योंकि जिस तरह से पहले कीमोथेरेपी दी जाती थी, लोगों के बाल जो है वो उठ जाते थे जब इलाज कराया जाता था, और काफ़ी बोला जाता था कि काफ़ी दर्दनाक होता है इसका इलाज भी कराना, और लोग काफ़ी डरते थे। लेकिन अब देखा गया कि अक्सर जो है ज़्यादातर लोग जो है इलाज कराने जाते हैं किसी और बीमारी का और बाद में पता चलता है उनको कैंसर है। तो आखिर ये वृद्धि रेट जो है, अगर देखें रेट में जो है वो वृद्धि क्यों हो रही है? देखिए, जो कैंसर आजकल ज़्यादा सुनने में नज़र आ रहा है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि हमारा जो कैंसर का इंसिडेंस है ओवरऑल बढ़ भी रहा है, क्योंकि इससे कई सारे कारण हैं। हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, लोगों का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा क्या है कि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टेस्ट, हमारे जो टेस्टों का इतना ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी है कि डायग्नोसिस भी पहले बन रहा है। पहले क्या होता था कि कोई भी पेशेंट या कोई भी आदमी मर जाता था, लेकिन ये नहीं पता होता था कि किस वजह से गया है। लेकिन अब क्या होता है कि हर बीमारी का उसकी डेथ, पेशेंट की डेथ से पहले कोई ना कोई टेस्ट होकर ये आइडिया जरूर लग जाता है कि इसको क्या है। तो एक तो डायग्नोसिस ज़्यादा हो गया है, दूसरा है कि इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, इसलिए हमारे को ज़्यादा सुनने में आता है।
तो ये रीज़न है इसका। जी बिल्कुल। और सर अगर हम देखें तो अभी उभरे हैं हम कहीं ना कहीं, और फिर से जो केसेस हैं वो कोविड के बढ़ने लग गए हैं। तो अगर हम कोविड और कैंसर से रिलेट करें तो क्या जब कोविड था और ऐसे में कैंसर का इलाज करना, क्योंकि उस वक्त देखा गया था कि लोग हॉस्पिटल जो है काफ़ी जो है क्लोज हो गए थे, बहुत सारे जो इलाज हैं वो बंद हो गए थे, तो क्या जो कोविड का असर है वो कैंसर पे भी पड़ा था? कोविड की वजह से कैंसर का इंसिडेंस नहीं बढ़ा, लेकिन कोविड की वजह से कैंसर का इलाज जरूर हैम्पर हुआ है जी। तो इसमें क्या होता था कि जब शुरू में जब कोविड आया तो एक तो पूरी तरीके से नॉलेज किसी को भी नहीं थी, कोई भी इसका कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, किसी को ये नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा ये फैलता है कोविड, और इसको किस तरीके से रोकथाम किया जाए और कैसे लोगों को सेग्रीगेट किया जाए जिससे कि हमारा इसका इलाज संभव हो सके। तो कोविड की वजह से कुछ लोगों तो डर की वजह से हॉस्पिटल आए नहीं, उनकी वजह डिले हुआ। कुछ लोगों के अंदर इम्यूनो सप्रेशन था बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से उनका जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैंसर ज़्यादा हुआ, कीमोथेरेपी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए, तो काफ़ी लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, डिफरेंट एरियाज़ बनाए गए कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, जो कैंसर पेशेंट्स को ग्रीन कॉरिडोर्स दिए गए, अलग से उनका सेग्रीगेशन करके, अलग से उनके लिए प्रिकॉशंस लेके, फिर जब उनका इलाज संभव हुआ तो हर तरीके से कैंसर को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। जो हमारे को जो नुकसान शुरू में हुआ उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग कामयाब हो गए। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करें, और मैंने शुरुआत में भी एक सवाल लिया था कि किस तरह से लोग जो है कैंसर के नाम से ही डर जाते हैं, और कई लोग तो चाहते ही नहीं, क्योंकि इसका इलाज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत में अभी मतलब बहुत महंगा है अगर माना जाता है लोगों के, और कई लोग इलाज कराना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी 3rd स्टेज में है या 4th स्टेज में है, तो इसका इलाज संभव नहीं, और वो घर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका दर्द है इतना ज़्यादा हो जाता है। और मैंने खुद अपने किसी जान पहचान या किसी नोन पर्सन को देखा है जो कि सिर्फ इस वजह से उसने इलाज नहीं कराया क्योंकि उसे लगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और उनकी घर पर ही डेथ हो गई, और उनकी एज सिर्फ 42 या 43 थी। तो किस तरह से इसका इलाज कब संभव हो पाएगा कि लोग इसको आसानी से ले पाएँ? कैंसर के लिए देखिए ऐसा है कि 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक तो फिजिकल जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, और उसके साथ जो अटैच है इमोशनल ट्रॉमा, जो इमोशनल जो प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो फैमिली के लिए, तो इसकी वजह से एंटायर फैमिली इज अफेक्टेड। सिर्फ वो आदमी अफेक्टेड नहीं होता, एंटायर फैमिली अफेक्टेड होती है। तो इसमें क्योंकि कैंसर का इलाज तभी संभव है कि आपको हर तरह की पद्धति, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो, एक पर्टिकुलर राइट काइंड ऑफ सीक्वेंस में यूज़ हो, तो उसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, जितना लंबा इलाज चलेगा और जितनी तरीके की दवाइयाँ या सर्जरी की जाएगी, उसी हिसाब से इसका डेफिनेटली खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरा ट्राई करती है। बहुत सारे कैंसर सेंटर्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खुले हुए हैं। अगर पेशेंट्स को उसके बारे में जानकारी हो, हर किसी को पता हो कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आपका मुफ्त में इलाज हो सकता है, तो वहाँ पर भी जाके आप इलाज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने आजकल इंश्योरेंस भी कराई हुई है, जिसकी वजह से इलाज प्राइवेट सेक्टर में भी संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी एक काफ़ी बड़ी संख्या है जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास मीन्स नहीं है कि उन अस्पतालों में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो वहाँ तक जाके इलाज कर सकें। तो उनके लिए भी काफ़ी सारी जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड है, जिससे हमारे को पैसा मिल जाता है इन पेशेंट्स को। अगर वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अप्रोच करते हैं तो उनको ये पैसा भी मुहैया कराया जा सकता है, जिसकी वजह से उनका इलाज पूरा हो सकता है। और अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको थोड़ी बहुत सहायता प्रोवाइड की जाती है, उनको लो बजट में कुछ काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम पूरी काफ़ी सारे फैक्टर्स की मदद की हम काफ़ी तक कोशिश करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो और कराते हैं। बिल्कुल। और सर एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अगर कैंसर एकाएक तो नहीं पनपता हमारे शरीर में, वो काफ़ी समय से हमारे शरीर में होता है, और जो जिस तरह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपने बहुत देर कर दी और 3rd 4th स्टेज में आखिरकार पेशेंट जाते हैं। लेकिन पेशेंट्स भी बहुत बार कहते हैं कि वो जो इलाज जो है जिस तरह से वो करवाना चाहते थे उनका नहीं हुआ, या उनको दर्द जो है वो हमेशा से रहता था, लेकिन डॉक्टर जो है वो उसको पकड़ नहीं पाए। तो आखिर किस तरह से जो पेशेंट है वो अपनी बीमारी को पकड़े? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी स्ट्रेस किया आपको
कि जो सिम्टम्स हैं कैंसर के वो आम सिम्टम्स की तरह ही होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं जिसकी वजह से हम कह सकें ये पक्का कैंसर की वजह से है। तो जब भी कोई सिम्टम्स होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट की खुद की, कि जब उसको सिम्टम्स लंबे टाइम से चल रहे हैं और अगर लंबे टाइम से चल रहे हैं और आम डॉक्टर के पास जाके उनका अगर इलाज नहीं हो रहा है, जैसे कुछ हफ्ते चला, 2-3 हफ्ते चला, 1 महीना चला, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद दे डोंट हैव टू सिट ओवर दैट। उनको जाना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के बाद और फटाफट इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टिगेशन कराने में भी काफ़ी कोताही बरतते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन फालतू में कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर टाइम रहते हुए इन्वेस्टिगेशन करा लें और अपने सिम्टम्स को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर ना करें तो जल्दी पकड़ाई में आने के संभव है। क्योंकि जैसे कि किसी भी कैंसर के अंदर सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम लगता है और वो तभी सिम्टम आ जाते हैं जब वो एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा हो चुका होता है। तो इसलिए जब आपके पास सिम्टम आए हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी वो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट साइज में ग्रो कर चुका है। तो जैसे सिम्टम आते हैं उसको बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर ना करें। तो इनफैक्ट कोई भी बीमारी हो, कोई भी नॉर्मल सिम्टम्स हो, यू शुड ऑलवेज गो टू स्पेशलिस्ट और ट्राई टू फाइंड आउट कि उनको क्या एक्चुअली बीमारी है। बिल्कुल सर, और जो भी हमें दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कि मैसेज यही है कि कैंसर को हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। पर अपनी तरफ से जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है हमारा लाइफस्टाइल, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए और अपना जो वेट है वो डेफिनेटली कंट्रोल रखना चाहिए। आपका BMI है नॉर्मल में होना चाहिए। दूसरा, आपको एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक रहता है या मसल पावर ठीक रहती है तो कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, 5 दिन हफ्ते के अंदर एटलीस्ट। तो इससे ज़्यादा तो करनी ही चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, पर इतना तो ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है कि जितने भी एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इससे बचना चाहिए और स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस भी अपने आप में एक कैंसर को प्रोड्यूस करने का रीज़न है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आदिनाथ टीवी चैनल के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से कैंसर जैसी बीमारी को आप अपना खान पान और डेली रूटीन को चेंज करके, एक्सरसाइज करके आप इसे कहीं ना कहीं मात दे सकते हैं। तो आदिनाथ टीवी के माध्यम से इसी तरह आपको डॉक्टर्स की सलाह मिलती रहेगी। आप तब तक के लिए देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।